हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है? आई थिंक आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और जो अभी एग्जाम का समय है वो बिल्कुल कम है। और मैं बार बार यही बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने स्टडी पे फोकस करें, अपने स्टडी के लिए समय निकालें, क्योंकि अब बस उंगलियों पे आप काउंट कर सकते हैं कि आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है, कितने दिन बचे हुए हैं। ठीक ना? तो ज्यादा समय अब इधर उधर में बर्बाद नहीं करना है, आपको पूरी तरह से आपको अपनी स्टडी पे फोकस करना है। और देखिए, मौसम ने फिर से करवट ले लिया है। 2 दिनों के लिए काफी थोड़ी सी धूप हुई थी, मौसम थोड़ा चेंज हुआ था, लेकिन फिर से ठंड आ चुकी है, फिर से ठंड बढ़ चुकी है। तो इस ठंड में आपको सबसे पहले अपने सेहत का, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। और मैं ये भी आपको बताते रहता हूँ कि हेल्थ इज वेल्थ। सबसे पहले आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना है। तो जब जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले, अदरवाइज घर पे बैठ के आप स्टडी करें। जो भी आपका जो सब्जेक्ट है, एक एक सब्जेक्ट को आप बार बार रिवाइज करें। उस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको बनाएं, लिखने की प्रैक्टिस करें। और एक छोटा सा एक शेड्यूल बना लें, 10-15 क्वेश्चन का, उसको आप लिखें। ओके? तो लिखेंगे तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी लिखने की, और आपको जो क्वेश्चन है, जो हार्ड क्वेश्चन होगा, वो जल्दी से याद भी हो जाएगा। ओके? तो आज के जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं बता दूं कि हम नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे। और वो चैप्टर नंबर होगा 8, जीवों में जन्म कैसे होता है, जीव जनन कैसे करते हैं। ओके? क्लास 10th का, अभी मैं क्लास 10th का ही बता रहा हूं आप लोगों को। क्लास 10th का ये प्रैक्टिस सेट जो मैंने बनाया है, वो सभी मैं आप लोगों के सामने 1 बाय 1 जितने भी चैप्टर हैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसको देखें, इस वीडियो को बार बार देखें, शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ओके? और साथ साथ लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को मेरे। ओके? तो चलिए, मैं बीच बीच में ऐसे बताते रहूंगा जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो है वो चैप्टर नंबर 8 है आपका। चैप्टर नंबर 8 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में आज जिक्र करेंगे हम लोग। ओके? चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी का, जो आपका मेन बुक है एनसीईआरटी। ओके? उस साइंस बुक, उसमें से ही मैंने क्वेश्चन बनाया है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है, उस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ। ओके? तो चलिए, कुछ हम लोग 10 क्वेश्चन जो है, हम पहले एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ओके, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख लेते हैं। उसके बाद मैं कुछ सब्जेक्टिव लघु उत्तरीय कुछ और उसके साथ साथ कुछ मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का भी मैं यहाँ पे जिक्र करूंगा, बताऊंगा। पीडीएफ इसके साथ जो भी क्वेश्चन मैं बनाया हूँ उसका पीडीएफ आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके? तो चलिए, इस क्वेश्चन से इस जो चैप्टर है इससे कुछ क्वेश्चन जो आ सकते हैं, उसमें एक क्वेश्चन है कि जनन की मूल घटना क्या है। ये पहले भी मैंने बताया है, पहले वीडियो में भी मैंने बताया है कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपके जो फर्स्ट जो चैप्टर का जो पहला पेज है वहीं पे इसके बारे में लिखा हुआ है कि जनन की मूल घटना क्या है। तो जनन की मूल घटना जो होती है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर देखेंगे तो प्रोटीन का बनना, डीएनए की प्रतिकृति का बनना, एंजाइम का बनना, भोजन का पाचन। तो इसमें डीएनए का प्रतिकृति का बनना होता है। प्रतिकृति मतलब रेप्लिकेशन, डीएनए का रेप्लिका बनना जो होता है वह जनन की मूल घटना होती है। क्योंकि जब तक रेप्लिका एक अपने जैसा डीएनए नहीं बनाएगा तब तक जनन की क्रिया नहीं होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा डीएनए की प्रतिकृति का बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका, जीवों के रहने के विशेष स्थान को कहते हैं। जीवों के रहने का एक विशेष स्थान, घर तो कहते हैं, आवास भी कहते हैं, लेकिन एक जहां पे एक विशेष स्थान लग जाएगा तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। विशेष स्थान को कहते हैं निकेत। हिंदी में क्या कहते हैं? निकेत। और इंग्लिश में कहते हैं निश, NICH। ओके? तो निकेत कहा जाता है विशेष स्थान को। ये राइट डाउन करेंगे, लिखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जटिल
शरीर क्रियात्मक प्रक्रम जिसके द्वारा जीव नए संतति का सृजन करते हैं, जो बहुत जो हद तक जो होते हैं उनके समान होते हैं और उनका अस्तित्व कायम रखता है, कहलाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये कहलाएगा आपका जनन। तो जनन की क्रिया में यही होता है। जनन की परिभाषा मैंने लिख दिया है इस क्वेश्चन में, जो कि आपको याद भी रहेगा। अगर पूछा भी जाता है जनन क्या है, तो इससे भी आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन का वह प्रकार जिसमें एक जनक कोशिका दो या दो से अधिक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, कहलाती है। तो जनन का वह प्रकार, तो अलैंगिक जनन का यहाँ प्रकार पूछा जा रहा है। आपको पता है कि जनन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ओके, तो अलैंगिक जनन में यहाँ देखेंगे ऑप्शन दिया है खंडन, विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन। ओके, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे विखंडन। विखंडन की क्रिया में दो या दो से अधिक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि प्लेनेरिया में निम्नलिखित में से अलैंगिक जनन का कौन सी विधि होती है। प्लेनेरिया में, जो कि आपके बुक में दिया हुआ है प्लेनेरिया के बारे में, उसमें कौन सी विधि होती है? तो पुनरुद्भवन होता है, रीजेनरेशन हो जाता है। ओके, उसको रीजेनरेशन कहते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं। ऑप्शन में है खंडन, विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन पे टिक लगाएंगे आप लोग। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आया है कि हाइड्रा में जो है वो प्रजनन की कौन सी विधि होती है? तो हाइड्रा में आपको याद होगा मुकुलन। मुकुलन याद रखेंगे कि हाइड्रा में जो है वो मुकुलन के द्वारा प्रजनन की क्रिया होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बीजाणु समाशंग विधि द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किसमें होता है? बीजाणु समाशंग, ये भी दिया हुआ है, लास्ट जो विधि है उसमें दिया हुआ है, स्पोर फॉर्मेशन इसको बोलते हैं। तो राइजोपस, जीवाणु, अबीमा, विषाणु। तो इसमें होगा आपका राइजोपस, फंगी में होता है, कवक में ये इस विधि द्वारा जो है वो प्रजनन की क्रिया होती है। ओके, निषेचित पुष्प निषेचित पुष्प के भाग जो झड़ जाते हैं, इनमें से क्या होंगे? तो जब परागन की क्रिया होती है, परागन आपको पता है, परागन पॉलिनेशन जिसको बोलते हैं, तो यहां देखेंगे परागन की क्रिया जब हो जाती है, इस क्वेश्चन को ऐसे समझें कि परागन यानी कि पॉलिनेशन की क्रिया जब हो जाती है, तो जो फूल होते हैं वो निषेचित होता है। अनिषेचित होने के बाद इसके पंखुड़ी, पेटल्स और सेपल जो है वो झड़ जाते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि निषेचित पुष्प के भाग जो झड़ जाते हैं वो क्या है? पुंकेसर, बाह्यदल, वर्तिकाग्र, सभी। तो इसमें जो होंगे वो सभी जो हैं वो झड़ जाते हैं। ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा युग्मक तथा नर युग्मक के युग्मन से बनता है। मादा युग्मक और नर युग्मक के युग्मन से बनता है, यानी कि स्पर्म एंड ओवम से क्या बनता है? युग्मनज बनता है, जिसको कहते हैं आपको जाइगोट। तो जाइगोट का निर्माण होता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। मानव के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि मानव के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, यानी कि स्पर्म एंड ओवम, ये नर का हो गया, और ओवम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? दोनों एन होता है, हैप्लोइड होता है, और दोनों में क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो 23 होती है, जोड़े में नहीं, सिर्फ 23 होती है। ओके, तो इसमें ऑप्शन 16, 20, 23 और 25 हो सकता है। तो इसमें इसका आंसर याद रखेंगे 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पुष्प में पुंकेसर, पुंकेसर कहते हैं नर जनन अंग को, ओके, पौधे के, अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है, तो वह पुष्प कहलाता है। अब देखेंगे ये क्वेश्चन भी कितनी बार पूछा है
कि दोनों में से कोई एक रहेगा तो उसको एक लिंगी कहेंगे, उभयलिंगी कहेंगे, दोनों कहेंगे या कोई नहीं तो उसको एक लिंगी कहेंगे। और अगर दोनों पाया जाता है तो उसको उभयलिंगी कहेंगे। तो उभयलिंगी का उदाहरण जो आपके जो बुक में दिया हुआ है अड़हुल का फूल, हिबिस्कस, वो है, और एक लिंगी पपीता होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पराग कणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है। ठीक ना, पराग कणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण अभी मैंने बताया परागन कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। ओके, ये दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागन एंड परपरागन। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जब पुष्प में, नहीं इसके बाद एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो मैंने अभी पूछ चुका हूं। जनन की वह विधि जिसमें नई संतति उत्पन्न करने हेतु दो व्यष्टि, ओके, एकल जीवों की भागीदारी होती है कहलाती है। तो जनन की वह विधि जिसमें नई संतति उत्पन्न करने के लिए दो व्यष्टि यानी कि दो मादा और नर दोनों की आवश्यकता होती है, तो वैसे विधि को लैंगिक जनन कहा जाता है। और लैंगिक जनन कहा जाता है, मुकुलन कहा जाता है, खंडन कहा जाता है। तो इसमें आप लिखेंगे लैंगिक जनन कहा जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं बताया हूं, एमसीक्यू में आ सकते हैं। इसका और भी जितना भी है, पहले इसका जो फर्स्ट पार्ट मैं वीडियो जो बनाया हूं उस वीडियो में ऑलरेडी 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन के आसपास मैं डाल चुका हूं एमसीक्यू का, वो अलग प्लेलिस्ट है, उसको भी जाकर के आप देख सकते हैं, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, और एक बार उसको देख लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ओके, तो अब कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बता दूं कि कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैंने बनाया है वो क्या क्या आ सकता है आपके एग्जाम में। तो इसमें है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी आपको जो बुक है उसी उसी में से मैंने क्वेश्चन बनाया है, उसी को याद रखें, उसके एक्सरसाइज का जितने भी क्वेश्चन है उसको याद करें, उसको बनाएं। ठीक ना, तो पहला क्वेश्चन है कि डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। मैंने क्वेश्चन भी इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनाया है कि डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है, डीएनए का कॉपी बनना इसका क्या महत्व है। तो बताया ये जो होती है ना, ये सबसे मूल घटना होती है प्रजनन की। ओके, तो प्रजनन की सबसे मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनना होता है, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसको बस 4 लाइन में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के लिए तो लाभदायक है, ओके, परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है, क्यों। तो जीवों में विभिन्नता, जैसे कि बहुत सारे जीव हैं, एक ही स्पीसीज के बहुत सारे जीव है, जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन की इतना सारा पॉपुलेशन, सब एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, भिन्न दिखाई देते हैं। तो व्यक्ति लेवल पे जो है भिन्नता वह उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता, क्योंकि स्पीसीज लेवल पे अगर भिन्नता नहीं होगी तो एकाएक अगर भूकंप आ जाए या टेम्परेचर बढ़ जाए तो सब में अगर समान टॉलरेटिंग जो रेसिस्टेंस जो होता है, यानी कि उसको बर्दाश्त करने की जो क्षमता अगर एक समान होगी तो सभी एक साथ मर जाएंगे। लेकिन अगर विभिन्नताएं हैं तो स्पीसीज के लेवल पे जो है वो स्पीसीज बच सकता है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक ना, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। द्विखंडन और बहुखंडन जो कि अलैंगिक जनन का प्रकार है, बहुत ही सिंपल है, इसका बस 2 लाइन में लिखना है, 2 पॉइंट और एक एक एग्जाम्पल दे देना। कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। कायिक प्रवर्धन ऐसा प्रवर्धन या आर्टिफिशियल होता है जिसको वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं। इसमें तना, जड़ और जो फूल होते हैं, फूल नहीं, तना, जड़, ठीक ना, और पत्तियों से नए पौधे उगाए जाते हैं, तो कायिक प्रवर्धन कहलाता है ये। तो ये वैसे पौधों में होता है जिनमें बीज से पौधा नहीं उग सकते हैं, या जहां प्रॉब्लम होते हैं इन सब जीवों पौधों को जो है उगाने में, उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। परागन क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है, ये भी क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, यौवनारंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं। क्लास 8 में ये चैप्टर ही पढ़ना था, यौवनारंभ यानी कि एडोलेसेंस एज में लड़कियों में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। और मैंने बताया है इसके बारे में कि एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये इसमें सहायक होता है। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं।
तो अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं? तो दोनों में अंतर आपको लिख देना है इसमें। ओके, दोनों में अंतर लिख देंगे, 3 से 4 लाइन में आपको 2 नंबर इसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुस्राव क्यों होता है? ऋतुस्राव के बारे में, जो पीरियड बोलते हैं, लड़कियों में जो पीरियड होता है उसके बारे में लिखना है। एक क्वेश्चन है, यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो क्या यह उसकी यौन संचारित रोगों से रक्षा करेगा? कॉपर टी सिर्फ गर्भ निरोधक का काम करता है, ठीक ना, लेकिन कहीं से भी वो जो यौन संचारित रोग है उससे वो रक्षा नहीं करता है। ठीक, मानव में वृषण के क्या कार्य हैं? तो मानव में वृषण का कार्य होता है ये स्पर्म का फॉर्मेशन करना, स्पर्म का बनाना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखेंगे, एक क्वेश्चन बार बार पूछता है, पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। जो आपके बुक में दिया हुआ है उसी को बनाएंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियों को कौन सी है? जो लिखा हुआ है 3, उसको लिख देना है। जनन किसी स्पीसीज की समष्टि के अस्थायित्व में किस प्रकार सहायक है? ये थोड़ा सा टफ तो नहीं कहें, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, लेकिन इसको पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, एक कोशिक एवं बहुकोशिक जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है? तो अभी मैंने बताया कि एक कोशिक और बहुकोशिक में, जो दोनों में अलैंगिक, एक कोशिक में तो मुख्यतः अलैंगिक जनन ही होता है और बहुकोशिकियों में दोनों होते हैं, अलैंगिक जनन भी होते हैं, लैंगिक जनन भी होते हैं। तो उसमें उस पद्धति में क्या अंतर है उसको लिखना है। तो एक जो अलैंगिक जनन होता है उसमें सिंपल है कि देखेंगे अलैंगिक जनन में क्या होता है, एक ही सिंगल पेरेंट वो काफी होता है जनन करने के लिए। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से मैंने बता दिया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक आप लोग इस वीडियो को देखें, बार बार देखें, शेयर करें, ओके, लाइक करें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप अपने स्टडी पे फोकस करें। ओके, बार बार मैं रिपीट करता हूँ इस चीज को कि समय बिल्कुल कम है, इधर उधर ज्यादा समय नहीं आपको वेस्ट करना है, आपको अपने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है और हेल्थ पे ध्यान देना है। ओके, अदरवाइज आपको कोई चीजें अभी एक्टिविटी नहीं करनी है एक्स्ट्रा, सिर्फ और सिर्फ ओनली स्टडी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।